हम सभी ने कभी ना कभी मूवीज़ में हीरो या साइड हीरो के फादर को तो देखा ही होगा, जो साइड में बिस्तर पे लेटे रहते हैं और हाथ पैर नहीं चल रहे होते, मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। जैसे मोस्ट रिसेंटली 3 इडियट्स का मेरे को सीन याद आता है जी। स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये सभी लोग CVA से अफेक्टेड हैं। हाय, मैं डॉक्टर टिवाना, न्यूरोसर्जन, पाक हॉस्पिटल पानीपत। आज हम इसी CVA या ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, या जिसे हम हिंदी में अधरंग बोल देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जो बॉडी है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन में हर एक ब्रेन का हिस्सा किसी न किसी बॉडी के पार्ट को या फंक्शन को कंट्रोल करता है। कोई हिस्सा बोलने को, कोई सुनने के लिए है, और कोई हाथ पैर चलाता है, और ये निर्धारित है। स्ट्रोक में दिमाग के किसी एक हिस्से की खून की सप्लाई बंद हो जाती है, और उसकी वजह से शरीर का कोई ना कोई फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाता है। ये ब्रेन अटैक है। मोटे तौर पे 2 तरह का होता है, एक इस्चीमिक और एक हेमरेजिक। हेमरेजिक में खून बहता है दिमाग के अंदर, और इस्चीमिक में खून की सप्लाई बंद होती है। देखिए, दिमाग के हर एक हिस्से को खून की सप्लाई जा रही है। मोटी ब्लड वेसल्स हैं, और उसके बाद छोटी ब्रांचेस में आगे डिवाइड होते हैं। खून की नस या तो कहीं से फट जाएगी और खून दिमाग में बह जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, और इस हिस्से की सप्लाई बंद हो जाएगी। या फिर ब्लड वेसल के अंदर खून का धक्का जम जाएगा या कहीं से आ जाएगा, और खून को आगे जाने से रोक देगा, और इस हिस्से की सप्लाई बंद हो जाएगी। दोनों केसेस में किसी एक हिस्से को खून की सप्लाई बंद होती है, और अगर ये खून की सप्लाई 24 घंटे से ज़्यादा बंद रहे तो ये हिस्सा जिसकी सप्लाई बंद हुई है डेड हो जाता है, और हमेशा के लिए डेड हो जाता है। जो खून की नस फटती है उसका सबसे मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर है। हाई अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर में खून की नस फटती है और दिमाग में खून बह जाता है, किसी एक हिस्से को खून की सप्लाई रुक जाती है। दूसरे केस में, इस्चीमिया में, या तो खून का धक्का यहीं पे नस में फंस जाता है, बनता है, या फिर कहीं नीचे बनता है और आके ऊपर इस नस में फंस जाता है। ये दूसरे वाला जो नीचे से कहीं से आके फंसता है, इसको एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो नीचे से आके धक्का फंसता है, जिसको एम्बोलिक बोलते हैं, वो धक्का खून का भी हो सकता है, फैट का भी हो सकता है, और हवा का भी हो सकता है। ज़्यादातर होता क्या है कि हमारे शरीर में बड़ी जो खून की नसें हैं उसमें कहीं जैसे कोलेस्ट्रॉल जम गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग बन गई, या तो उसका हिस्सा टूट के ऊपर चला जाएगा, या उसके आसपास जो खून बह रहा है उस नस में, उसके गत्थे बन जाएंगे, और वो टूट के ऊपर नस में जाके फंस जाएंगे। ऐसे ही खून के गत्थे, अगर हमारा दिल ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, जैसे फड़फड़ाया और वहाँ से खून इफ़ेक्टिवली बाहर नहीं गया, वहाँ पे रुक गया, तो वहाँ खून के गत्थे जम जाएंगे। या जैसे दिल में हमने वाल्व डलवाए, एंजियोप्लास्टी करवाई, उस पे खून के गत्थे जम जाएंगे, और वो टूट के ऊपर जाके फंस जाएंगे। फैट यानी चर्बी के गत्थे ज़्यादातर हड्डी का फ्रैक्चर, जैसे हमारे पैर की टांग की बड़ी हड्डी अगर टूटती है तो उसमें से फैट के गत्थे टूट के ऊपर जाके फंस सकते हैं। हवा ज़्यादातर जैसे ऑपरेशंस वगैरह कोई होते हैं, दिमाग की सर्जरीज होती हैं, उसमें जाती है आमतौर पे ज़्यादातर। कहने का भाव, ज़्यादातर खून के ही गत्थे होते हैं जो ऊपर जाके फंसते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन यही है जो
कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारा बड़ी नस में फंस के वहाँ पे खून के गत्थे जम जाते हैं और ऊपर टूट के जाते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल की जो प्लेग जमती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, इन सभी चीज़ों से ये जो प्लेग है ये ज़्यादा जल्दी बनती है। इनसे बड़ी नसों की जो ये दीवार है वो भी डैमेज होती है, उस पर भी खून के गत्थे जम सकते हैं। तो एट द एंड कोई एक दिमाग का हिस्सा किसी एक दिमाग के हिस्से का परमानेंट डैमेज हो जाता है, और जो काम वो दिमाग का हिस्सा हमारी बॉडी में कर रहा होता है वो काम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो काम नहीं हो पाता। जैसे कोई हिस्सा अगर हाथ पैर चला रहा है तो हाथ पैर रुक जाएंगे, कोई बोलने वाला जो हिस्सा है वो अफेक्ट हो जाए तो बोलने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रोक में होती हैं। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिसमें खून की नस फट के खून बहता है, उसका मेन कारण ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है। और दिक्कत ये है कि हम लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि ज़्यादातर जो मेरे पेशेंट्स हैं वो आके कहते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की टेबलेट लेते हैं जब हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उस दिन हम गोली ले लेते हैं, बीच में नहीं लेते। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोलते हैं। देखिए, कभी भी ब्लड प्रेशर की वजह से सिर दर्द वगैरह होना ये इतना कॉमन नहीं है। ब्लड प्रेशर की टेबलेट जिस दिन नहीं लेंगे, बल्कि उस दिन रिबाउंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एकदम बैक मार के, जैसे को कहते हैं, बढ़ेगा और नस फट जाएगी। ब्लड प्रेशर की वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती, ब्लड प्रेशर की वजह से नस फटती है और हम सीधा इमरजेंसी में ही लैंड करते हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो मेडिसिन्स रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और दोबारा कह रहा हूँ कि जो हमारी सोच है कि जिस दिन सिर दर्द हुआ थोड़ा बहुत या कुछ और ऐसी चीज़ें हुई और हमने सोचा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उस दिन गोली ले ली, ये एक खतरनाक सोच है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ कि हमें ये लगता है कि अधरंग या स्ट्रोक वही है जिसमें हमारे हाथ पैर चलने बंद होते हैं। ऐसा नहीं है। असल में ज़्यादातर वो एरिया ही इन्वॉल्व होता है जो हाथ पैर चलाता है, लेकिन हमारे दिमाग का कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। कोई बोलने वाला, कोई सुनाई देने वाला, या ब्रेन स्टेम जो दिमाग की जड़ है, और उससे कई तरह के सिम्टम्स हमें आ सकते हैं जिनका पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो हम मौके पे एक्ट करके, काम करके उस चीज़ को वहीं पे रोक लें। देखिए, पहले तो इस बीमारी को वैसे हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं हमारी आदतें सुधार के। जैसे देखिए, इस बीमारी को या डिज़ीज़ को हम पहली बात तो रोक सकते हैं अपनी आदतें सुधार के। ज़्यादा सिगरेट नहीं पीना, ज़्यादा शराब का सेवन नहीं करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, शुगर्स को कंट्रोल में रखना। ये सारी चीज़ों से, जैसे आपको बताया कि जैसे कोलेस्ट्रॉल के वहाँ पे प्लेक्स बन जाते हैं और आगे खून के धक्के बन जाते हैं और वो आगे जाके फंसते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सिंप्लिसिटी की तरफ रहें, तो स्ट्रोक को कम किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को हो ही जाता है, स्ट्रोक का अटैक आ ही जाता है, ब्रेन अटैक हो जाता है, तो अगर हम मौके पे पहचान लें कि ब्रेन अटैक शुरू हो गया है, तो उसको वहीं पे रोका जा सकता है और बहुत सारा नुकसान होने से बचा जा सकता है। एक एक्रोनिम बनाया गया है फास्ट, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये ब्रेन स्ट्रोक
हो गया है या होने वाला है। एफ से फेस ड्रूपिंग, अगर किसी का चेहरा सुन्न हो गया है या एक तरफ टेढ़ा हो गया है, वो एफ से फेस में आ जाता है। आर्म वीकनेस में अगर किसी का हाथ या पैर सुन्न पड़ रहा है या कमज़ोर हो गया है, वो चीज़ स्ट्रोक की तरफ पॉइंट कर सकती है। फिर स्पीच डिफ़िकल्टी, एस से स्पीच डिफ़िकल्टी, इसमें तोतलापन आ सकता है आवाज़ में, या रुक रुक के कोई बोलता है, या किसी की बात समझने में या अपनी बात कहने में अगर दिक्कत महसूस कर रहा है कोई व्यक्ति, तो स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए। और टी से आता है टाइम। कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू ब्रेन। जितनी जल्दी ऐसे मरीज को डॉक्टरी सहायता मिल जाए, दिमाग उतना ज़्यादा हम दिमाग को बचा सकते हैं, बचे हुए दिमाग को उतना ज़्यादा बचा सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू ब्रेन। सो अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ है तो हमें तुरंत मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले बीमारी की पहचान। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ हो गई है तो तुरंत मरीज को हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है। और हॉस्पिटल में जाके सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन से हमें ये पता चल जाता है कि दिमाग में कहीं खून बहा है। अगर दिमाग में कोई खून की नस ब्लॉक हुई है, उसकी वजह से अगर कोई एरिया डेड होता है, तो पहले 24 घंटे में सीटी स्कैन में एटलीस्ट वो चीज़ नहीं दिखती। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर खून की नस फटने से खून बहा है तो खून हमें एकदम नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये खून की नस फटने से हुआ है या खून की नस ब्लॉक होने से। कुछ चीज़ें हैं जिनको देख के डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून की नस ब्लॉक हुई है, जैसे उस एरिया में सूजन वगैरह, ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये पता चल जाता है कि खून की नस फटी है सीटी स्कैन में, की नस ब्लॉक हुई है, उसकी वजह से अगर कोई एरिया डेड होता है तो पहले 24 घंटे में सीटी स्कैन में एटलीस्ट वो चीज़ नहीं दिखती। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर खून की नस फटने से खून बहा है तो खून हमें एकदम नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये खून की नस फटने से हुआ है या खून की नस ब्लॉक होने से। कुछ चीज़ें हैं जिनको देख के डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून की नस ब्लॉक हुई है, जैसे उस एरिया में सूजन वगैरह, ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये पता चल जाता है कि खून की नस फटी है सीटी स्कैन में। अगर किसी को स्ट्रोक खून की नस फटने से हुआ है और दूसरे को जिस खून की नस ब्लॉक होने से हुआ है, तो सिम्टम्स में ये होगा कि खून की नस फटने वाले के सिर में दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा और दूसरे वाले के कम होगा। खून की नस फटने वाला थोड़ा सा बेहोशी में ज़्यादा होगा। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट, इससे हम 100% नहीं कह सकते मरीज़ को देख के कि हाँ इसको फटने से हुआ है या ब्लॉक होने से हुआ है। उसके लिए सीटी स्कैन करवाना ज़रूरी है। दूसरा ये होता है कि अगर हमें पता चल भी जाता है कि इस मरीज़ को अधरंग का दौरा पड़ा है, तो ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि इसको किसी जैसे लोकल जो झाड़ा वगैरह करते हैं उनके पास लेकर जाया जाए। लेकिन ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। वो कौन सी दवाई देते हैं और क्या करते हैं ये भी समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग का ये है, स्पेशली गांव में, कि लोग ऐसे मरीजों को अफीम दे देते हैं। देखिए, अफीम जो है वो खून की नस को डायलेट, चौड़ा कर देती है। तो अगर खून की नस में धक्का फंसा है तो हो सकता है अफीम से वो खुल जाए और मरीज ठीक हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर खून की नस फटने से मरीज को अधरंग हुआ है तो अफीम से बल्कि नस जब चौड़ी होगी, खुलेगी और खून बहने के चांसेस हैं। सो जब तक हम
जब तक हमें पक्का नहीं पता चल जाता कि अधरंग का कारण क्या है, तब तक ये सब चीज़ें, अफीम देना, ये सारी चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं और मरीज़ की जान भी जा सकती है। अगर मरीज़ को 4.5-5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो डॉक्टर इस जमे हुए धक्के को घोलने की दवाई दे सकते हैं और इसको नस को खोला जा सकता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाए। और जो वैद्य या जो देसी डॉक्टर वगैरह जो कई से लोगों से मैंने सुना है कि इंजेक्शन देते हैं अधरंग में, वो भी कुछ इसी तरह का ही देते हैं जिससे खून के धक्के घुल जाएं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात ये है कि अगर 4.5-5 घंटे से ज़्यादा हो जाए और ये एरिया डेड हो जाए और फिर हम इस धक्के को घोल दें तो बल्कि नुकसान हो सकता है। ये हिस्सा जो डेड हो गया है, धक्का खोलने से इसमें खून बह सकता है। ये जो एरिया डेड हो गया है 4.5-5 घंटे के बाद, और अगर क्राइटेरिया से बाहर जाके हम इस धक्के को घोल देते हैं और खून की सप्लाई दोबारा शुरू हो जाती है, तो इस हिस्से में खून बह जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। अब मैंने पहले कहा कि जिस हिस्से की खून की सप्लाई बंद हो जाती है वो डेड हो जाता है और हमेशा के लिए डेड हो जाता है। तो नेचुरली आप पूछेंगे कि जिन मरीज़ों के हाथ पैर जैसे चलने बंद हो जाते हैं, उनमें से कई लोगों के हाथ पैर दोबारा चलने लग जाते हैं, वो कैसे? उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी मरीज़ को जैसे कमज़ोरी आई या कोई ऐसी दिक्कत आई, हाथ पैर कमज़ोर हो गए एक साइड के, और 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। उन मरीज़ों में ये होता है कि कोई छोटा धक्का आके नस में फंसा और फिर वो 3-4-5 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ से निकल गया, पीछे से खून का प्रेशर बढ़ने की वजह से या किसी वजह से भी। तो ये हिस्सा अगर डैमेज नहीं हुआ तो मरीज़ फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर ये चीज़ एक वार्निंग साइन की तरह लेनी चाहिए और मरीज़ की आगे जांच करवानी चाहिए, डॉक्टरी मुआयना करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज़ों को दोबारा अधरंग का बड़ा दौरा पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी मरीज़ के हाथ पैर बिल्कुल रुक गए हैं और लोग कहते हैं कि 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद बिल्कुल ही ठीक हो गए, तो उनमें दिमाग का अटैक होता ही नहीं है। उन मरीजों में गर्दन में मोटी नस दबी होती है, क्योंकि नुकसान चाहे बिजली घर में हो या वहाँ से आने वाली तारों में हो, हमारे घर तक रोशनी नहीं पहुँचेगी। अगर गर्दन में मोटी नस दब जाती है तो मरीज के हाथ पैर रुक सकते हैं और बाद में ठीक भी हो सकते हैं। देखिए, जिन मरीजों में जैसे एक तरफ के हाथ पैर चलने बिल्कुल ही बंद हो गए, उनमें या तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएंगे या टीका लगाने से 4.5-5 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि गर्दन में दिक्कत है। नहीं तो ऐसे मरीज़ हाथ पैर थोड़े बहुत चलने लग जाते हैं, 70% 80% मरीज़ ठीक हो जाता है, और उसके फिर 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि आसपास के हिस्सों से कनेक्शन बन जाते हैं, तो जो काम ये हिस्सा कर रहा था
जो जिसका नुकसान हो गया है वो काम आसपास के हिस्से करने लग जाते हैं। और जितनी ज़्यादा फिजियोथेरेपी करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, उतनी जल्दी ये कनेक्शन बनेंगे। इसीलिए फिजियोथेरेपी करने से मरीज काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है या चांस बन जाते हैं। ऐसी कोई डायरेक्ट दवाई नहीं है जो ये कनेक्शन बना दे। बाकी मरीज ने एक तो फिजियोथेरेपी, दूसरा नेचुरल तरीके से, जैसे कोई भी जख्म ठीक होता है वैसे ही ठीक होना होता है। मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डायरेक्टली मरीज के अधरंग को ठीक कर दे। दूसरा ये होता है कि अगर यहाँ पे दिमाग में किसी भी हिस्से में नुकसान हुआ तो उसके आसपास सूजन आ जाती है जो 8-9 दिन तक बढ़ती है और फिर कम होना शुरू होती है। तो अगर हाथ पैर चलाने वाला हिस्सा दिमाग में यहाँ पे है और नुकसान यहाँ पे हुआ है तो इसके आसपास सूजन आने की वजह से हाथ पैर चलाने वाले हिस्से का भी काम करने की क्षमता कम हो गई, और जब ये सूजन उतरेगी तो ये फिर काम करने लग जाएगा। सो ये 2 तरीके हैं जिनसे मरीज फिर ठीक होता है। सो जो पेशेंट गोल्डन टाइम के बीच में नहीं आ पाते, जिस टाइम में हम गथा घोल सकते हैं, उनका इलाज क्या है? मेन चीज़ तो उनको सूजन उतारने की दवाई दी जाती है, क्योंकि अगर सूजन होगी तो बाकी के बचे हुए दिमाग पे भी जोर पड़ेगा, और जितनी देर जोर पड़ता रहेगा या पड़ा रहेगा बाकी के बचे हुए दिमाग का भी नुकसान होता रहेगा। सो सूजन उतारने की दवाई, क्योंकि 8-9 दिन तक सूजन बढ़ती है। नंबर 2 पे दौरा ना आए उसकी दवाई, क्योंकि कहीं नुकसान होता है तो दौरा आने के चांसेस होते हैं, और अगर दौरा आता है तो सूजन और बढ़ती है। नंबर 3 पे खून पतला करने वाली दवाई, अगर खून का गत्था नस में फंसा है और अगर किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से नस फटी है तो उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर की दवाई। फिर हम जांचें जो करते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको बताया कि सीटी स्कैन। नंबर 2 पे एमआरआई में ये अगर कोई हिस्सा खराब हुआ है खून की नस बंद होने से वो तुरंत ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन एमआरआई का नुकसान ये है कि एमआरआई में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई बार ये हमारा कीमती समय हम एमआरआई में ख़राब कर देते हैं, जो कहीं और यूज़ करके हम मरीज़ की जान को जो खतरा है या मरीज़ को जो नुकसान होना है उसको कम कर सकते हैं। फिर हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर ये हुआ है खून की नस बंद हुई है, कि असल में ये जो धक्का है वो कहाँ से आया। उसमें हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करते हैं, हार्ट की इको करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि दिल में कोई नुकसान तो नहीं, पूरा अच्छी तरह धड़क रहा है। ईसीजी हार्ट की, उसका भी यही काम है। फिर एक खून की जो बड़ी नसें हमारी गर्दन में होती हैं, कैरोटिड्स, उनके लिए डॉपलर किया जा सकता है, या सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें ये आगे वाली 2 नसें और पीछे वाली वर्टिब्रल आर्टरीज भी देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड डॉपलर में हम पीछे वाली जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं उनको अच्छी तरह से नहीं देख पाते, और जो पीछे वाली वर्टिब्रल आर्टरीज हैं अगर उनके एरिया में नुकसान हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, उसको ब्रेन स्टेम स्ट्रोक बोलते हैं, दिमाग की जड़ में नुकसान होता है, उससे मरीज को चक्कर आएंगे, उल्टियाँ आएंगी, बोलने में दिक्कत और चलने में, बैलेंस में दिक्कत आती है। अगर किसी को एकदम ही चक्कर शुरू हुए हैं और बहुत सारी उल्टियाँ आ रही हैं और बैलेंस की प्रॉब्लम है तो हमें ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए, जो कि और भी खतरनाक है, क्योंकि दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशन जो नीचे शरीर तक जानी है वो दिमाग की जड़ से होके जानी है, और दिमाग की जड़ से ही क्रेनियल नर्व्स, जो नसें हमारी देखने वाली, सूंघने वाली, या खाना हमारा
खाना निगलने में जो मदद करती हैं नसें, वो सारी यहीं से निकलती हैं। और इसमें छोटे से हिस्से में नुकसान से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है शरीर में। आखिर में मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे भी रोशनी डालना चाहता हूँ। वो ये है कि मरीज को अधरंग होता है और उसके बाद बल्कि दिमाग में किसी तरह का नुकसान हो तो मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है। जब दिमाग में सूजन आती है, मरीज को अधरंग का दौरा होता है और हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नस फटी है और अधरंग हुआ है, बल्कि जैसे पहले बताया कि दिमाग में कोई भी नुकसान हो जिसकी वजह से दिमाग में सूजन आए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। होता ये है कि दिमाग को जो खून की नसें सप्लाई करते हैं वो सारी दिमाग के नीचे, अगर ये खोपड़ी है और ये दिमाग है तो दिमाग के नीचे यहाँ पे पड़ी होती हैं, यहाँ से फिर आगे अंदर जाके सारे दिमाग को सप्लाई करते हैं। तो अगर किसी वजह से दिमाग में सूजन आती है तो ये जो खून की नसें इसके नीचे पड़ी हुई हैं, इन पे प्रेशर पड़ेगा और खून की सप्लाई कम होगी दिमाग को। और हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स ये है कि हमारा शरीर दिमाग को आखिर तक खून की सप्लाई मेंटेन करके रखता है। शरीर की कोशिश ये होती है कि दिमाग को खून की सप्लाई कम ना हो, और चाहे किसी हिस्से में सप्लाई कम हो, दिमाग की सप्लाई आखिर तक मेंटेन करने की कोशिश रहती है शरीर की। तो जब प्रेशर पड़ने से ये नसों में खून कम हो जाता है तो दिमाग की सप्लाई बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ताकि दिमाग को खून मिलता रहे। नुकसान किसी वजह से भी हो, दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और अगर खून की नस ब्लॉक होने से भी अधरंग हुआ है तो भी दिमाग में सूजन आएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी वजह से अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसमें खून की नस फटती है और उसकी वजह से अधरंग होता है, उसमें भी नस फटने के बाद बल्कि ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। और अगर हम ब्लड प्रेशर दवाई देके एकदम नॉर्मल ले आते हैं तो दिमाग को खून की सप्लाई जो शरीर ने ब्लड प्रेशर बढ़ा के बरकरार रखी है वो कम हो जाएगी और दिमाग का और नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे केस में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को एकदम बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेके आते, थोड़ा सा नॉर्मल से हाई रखते हैं। एक लास्ट बात और कि अगर दिमाग को नुकसान होता है, उसकी वजह से सूजन आती है या खून इकट्ठा होता है नस फटने से, और इसकी वजह से बाकी बचे हुए दिमाग पे जोर पड़ता है। डॉक्टर का काम है बचे हुए दिमाग को बचाना। अगर तो पहला नुकसान कम है और सूजन, डॉक्टर को लगता है कि सूजन इतनी ज़्यादा नहीं है या खून इकट्ठा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, तो दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। अगर लगता है कि खून ज़्यादा बह गया है या नुकसान ज़्यादा हुआ है, सूजन ज़्यादा है और जो बचा हुआ दिमाग है उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो ऑपरेशन के बारे में सोचा जाता है। और ऐसे में अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हड्डी हटा दी जाती है ताकि जो जोर बचे हुए दिमाग पे पड़ रहा है, जगह बनने से वो बचे हुए दिमाग पे जोर ना पड़े और बचे हुए दिमाग का नुकसान ना हो।
कई बार तो अगर खून इकट्ठा हुआ है उसको भी नहीं निकाला जाता। मेन काम हड्डी निकाल के जगह बनाने का होता है। सो होप अपनी बात मैं आपके सामने रखने में कामयाब हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का या आपके जान पहचान में किसी न किसी का मेरी बातों से फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि ऐसे केसेस में प्रिवेंशन इज़ द क्योर, बचाव सबसे बड़ा इलाज है। और अगर खुदा न खास्ता ये घटना घट ही जाए तो उसका क्या इलाज है, कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई ऐसी डायरेक्ट चीज़ नहीं है जो डायरेक्टली अधरंग को ठीक कर सके। किसी हिस्से में जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए डायरेक्ट ना कोई ऑपरेशन ना कोई दवाई बनी है। और जितना ठीक होना होता है उसने अपने आप ठीक होना होता है। डॉक्टर सिर्फ सूजन उतार सकता है और डॉक्टर की ट्रीटमेंट से आने वाले वक्त में कोई और नुकसान या कोई बड़ा नुकसान होने से मरीज बच जाता है। उम्मीद है आपको ये भी समझ लग गई होगी कि अगर हम झाड़ा करवाते हैं या और किसी डॉक्टर के पास जो ये अधरंग टाइप चीज़ों की दवाई देते हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना मरीज़ ने ठीक होना होता है। वो एक्सरसाइज और इन चीज़ों से और कुदरती तौर पे ही होता है। बस ये है कि वो कहते हैं कि ठीक हो गया तो वैद्य जी ने कर दिया, और अगर कोई ठीक नहीं हुआ तो भाई बीमारी ही ऐसी है, नुकसान ही इतना हो गया था। So I hope and pray that you all will stay safe and healthy. Thank you.